what is magnetic flux. Okay, the relation to explain the series of the experiment he carried out on electromagnetic induction. However, before we state and appreciate his law, we must get familiar with the notion of magnetic flux phi b. The magnetic flux is defined is the same way as electric flux defined in the chapter 1. Chapter 1 में electric flux क्या था? तो electric field into area of the loop, Gaussian surface. जो Gaussian surface था उसका area into electric field था. तो यहाँ पे magnetic flux क्या होगा? तो magnetic field into area interacted with the loop. So the magnetic flux through a plan of a paper, plan of area A placed in a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई लूप रखी है या कोई प्लान ऑफ पेपर रखा है तो उसके साथ इंटरेक्ट होने वाला फ्लक्स पाई इज इक्वल टू नथिंग बट बी डॉट आई, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन magnetic field and area of that loop or that plan of paper or plan of area. Okay, कोई प्लान आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसका जो भी एरिया होगा, जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट. सो फाई बी इज नथिंग बट बी ए कॉस थीटा. सो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए. यू कैन सी फ्रॉम फिगर ये फाई. ओके, ये प्लान ऑफ पेपर है तो जो प्लान ऑफ पेपर होता है उसका एरिया हमेशा उसको परपेंडिकुलर होता है, which is always normal to the plan of paper. So magnetic field की डायरेक्शन ये है और आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है. So there is an angle between A and B is theta, where B is your magnetic field and A is area vector of your plan. So that theta is angle between B and A. The notion of the area as a vector has been discussed in an earlier chapter 1. तो area vector वगैरह हमने chapter 1 में discuss किया है. So equation can be extended to curved surfaces and non-uniform fields. तो ये equation हम curved surfaces और non-uniform field के लिए भी यूज कर सकते हैं. So if magnetic field has different magnitude and direction at the various parts of the surface, अगर suppose तो ये surface लिया हमने और उसके different parts में magnetic field different है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे surface को हम छोटे छोटे areas में divide कर देंगे और हर एक एरिया के साथ इंटरेक्ट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो एवरी पार्ट एंड एवरी एरिया, मतलब कि लाइक दिस यू कैन राइट लाइक दिस कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. तो यू कैन ये मैग्नेटिक फील्ड है बट दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ये कोई सिंगल डायरेक्शन में नहीं होगा. तो जो भी आपका प्लान ऑफ पेपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पार्ट्स कर देने पड़ेंगे, बहुत सारे पार्ट्स कर दो और हर एक पार्ट के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना. लाइक ये पार्ट होगा DA1, लाइक मैं ऐसे लिखता हूँ, कोई एक पार्ट होगा DA1. ओके, उसका एरिया वेक्टर DA1 होगा और उसके साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड सपोज B1 होगा. तो सेकंड पार्ट होगा DA2, उसका मैग्नेटिक फील्ड B2. थर्ड पार्ट होगा DA3, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B3 होगा. तो यू नीड टू गो थ्रू a product of each and every, you need to find out flux of each and every part, then you are going to sum all of this magnetic flux, so you get the total magnetic flux of that area. Okay, और एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि हमें उतना ही एरिया लेना है जितना एरिया में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है. ओके, while dealing with the flux you need to take only that area where through which your magnetic field is passing. ओके, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए होगा, लेकिन हम फ्लक्स मतलब क्या है कि टोटल में से उतना निकाल लो, जितना हमारा एरिया है उतना निकाल लो. डॉट प्रोडक्ट मींस क्या होता है कि आपको टोटल में से उतना पोर्शन निकाल लेना है जितना आपको रिक्वायर्ड है. ओके, so that B1 dot A1 DA1 plus B2 dot DA2 plus up to और finally summation of all BI dot DAI हो जाएगा. This is your formula for total flux. So all stands for summation of all over the areas of DI comprising the surface, and BI is the magnetic field at every element DI. So SI unit of flux is Weber और Tesla into मीटर स्क्वायर. सिंपल है, ऐसा यूनिट जो होता है फ्लक्स का वो वेबर होता है, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया है. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है. तो योर यूनिट ऑफ फ्लक्स इज नथिंग बट टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्यों है? बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी. Okay, it's not a vector quantity, it's always a scalar quantity. So we don't need a direction of flux, we just need flux, how much amount of flux is passing through this area. Okay, any doubts?
You can even say that the flux is nothing but the number of magnetic field lines passing. अगर electric flux है the number of magnetic electric field lines, and magnetic flux is nothing but the number of magnetic field lines. यहां तक किसी को कोई डाउट फ्लक्स में? नाउ फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन 5 मिनट्स का टॉपिक है, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। यहाँ तक कर लेते, उसके बाद आगे करेंगे। जस्ट अ मिनट, पता होना चाहिए। From the experimental observations, Faraday arrived at the conclusion that EMF is induced in a coil when electromagnetic flux through the coil changes with time. उसको क्या पता चला फैराडे को फाइनली इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कि EMF तभी जनरेट होता है, EMF मतलब वोल्टेज ही होता है, तो EMF is induced in a coil when the magnetic flux through the coil changes with time. कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कॉइल का, वो टाइम के साथ जब चेंज होता है तभी आपका क्या होता है, EMF जनरेट होता है। So experimental observations discussed in the chapter section 6.2 can be explained using this concept. Okay, तो ये सारे explanation से, so we don't need to go explanations, we just need the Faraday's law of electromagnetic induction. This law states below. तो यहाँ से आपका Faraday's law of electromagnetic induction है। तो magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux through the circuit. क्या होता है कि magnitude of induced EMF मतलब एप्सिलॉन is equals to equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Okay, the rate of change of time rate of change of magnetic flux through the circuit is equals to induced EMF. So epsilon क्या है, electric EMF है, is equal to minus d phi b by dt. So d phi मतलब क्या है, change in magnetic flux with respect to time. So negative sign indicates that the direction of epsilon and hence the direction of a current is in closed loop. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ एप्सिलॉन मतलब कि EMF की डायरेक्शन और उसके साथ करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में EMF होगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट होगा। सो दिस विल बी डिस्कस इन अ नेक्स्ट सेक्शन कि वो माइनस साइन जो होता है वो एक्चुअली लेंस लॉ बताता है, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले। सो अब ये सिंगल लूप हुई तो इतना EMF होता है। अगर आपके पास n टर्न्स वाउंडेड लूप हुई, ऐसी लूप के जिसके n टर्न्स है, सो in a case of closely wound coil of n turns, the change of flux associated with each turn is the same. Okay, so the change of flux associated with each turn is same. So therefore the expression for the total induced EMF, तो एक टर्न का इतना EMF होगा, तो ऐसे n टर्न्स होंगे, तो सिंपली आपके EMF का जो इक्वेशन आएगा उसके आगे n आ जाएगा। So epsilon is nothing but minus n d phi by dt. The induced EMF can be increased by increasing the number of turns of the coil. आप जितने ज्यादा टर्न्स रखोगे कॉइल का उतना ज्यादा आपका EMF इंड्यूस होगा। From equation 6.1 and 6.2, okay, we can see that the flux can be varied by changing one or more टर्म्स B, A and थीटा। जो मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि फ्लक्स आप तीन चीजों से चेंज कर सकते हो, आप B चेंज करो, A चेंज करो या थीटा चेंज करो। सो द फ्लक्स इज चेंज बाय वेरिंग B, फ्लक्स कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ कॉइल। मतलब एरिया चेंज करोगे मतलब आप कॉइल का शेप चेंज करोगे, तो उससे आप फ्लक्स चेंज कर सकते हो, या तो फिर रोटेटिंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच अ वे दैट एंगल बिटवीन A and B कैन बी चेंज्ड। या तो फिर उस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करो जिससे उसका एंगल चेंज होगा, तो उससे भी आपको फ्लक्स चेंज होगा, और इन सारी चीजों से आप EMF इंड्यूस कर सकते हो। दिस इज योर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ये सारा उसमें डिस्कस नहीं करना है। ओके